Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section 54 of the Sale of Goods Act 1930. Let's try to understand what it says, but before it we will try to read it this section in Hindi. हिंदी में ये क्या कहता है उसको भी जानना जरूरी है. So section 54 धारणाधिकार से या अभिवहन से रोकने के विक्रय या विखंडन साधारणतः नहीं होता. सर्वप्रथम इस धारा के उपबंधों के अध्ययन यह है कि अंशदत्त विक्रेता द्वारा अपने धारणाधिकार या अभिवहन में रोकने के अधिकार के प्रयोग मात्र से विक्रय की संविदा का विखंडन नहीं होता. दूसरा, जहाँ की माल विंशवर प्रकृति का है या जहाँ की अंशदत्त विक्रेता जिसने अपने धारणाधिकार या विवहन में रोकने के अधिकार का प्रयोग किया है, पूर्ण विक्रय करने के अपने आशय की सूचना क्रेता को देता है, वहां यदि क्रेता युक्त समय के अंदर कीमत संदत या निविदत नहीं कर देता तो असंदत विक्रेता युक्त समय के अंदर माल का पूर्ण विक्रय कर सकेगा और उसके संविदा भंग से कारित हानि के लिए मूल विक्रेता से नुकसानी वसूल कर सकेगा, किंतु क्रेता उस लाभ का हकदार न होगा जो पूर्ण विक्रय से हो. यदि ऐसी सूचना नहीं दी जाती है तो अंशदत्त विक्रेता ऐसी नुकसानी वसूल करने का हकदार न होगा और क्रेता पूर्ण विक्रय पर हुए लाभ का यदि कोई हो हकदार होगा. तीसरा कहता है, जहाँ की अंशदत्त विक्रेता जिसने अपने धारणाधिकार का या अभिवहन में रोकने के अधिकार का प्रयोग किया है माल का पूर्ण विक्रय करता है, वहां क्रेता उस पर मूल क्रेता के विरुद्ध अच्छा हक इस बात के होते हुए भी अर्जित कर लेता है कि मूल क्रेता को पुनः विक्रय की कोई सूचना नहीं दी गई थी. चौथा, जहां की विक्रेता यह अधिकार अभिव्यक्त कर आरक्षित कर लेता है कि यदि क्रेता व्यतिक्रम करे तो पूर्ण विक्रय किया जा सकेगा और क्रेता के व्यतिक्रम करने पर माल का पूर्ण विक्रय कर देता है, वहां मूल विक्रय संविदा का तद द्वारा विखंडन हो जाता है, किंतु उससे विक्रेता के किसी ऐसे दावे पर जो वह नुकसानी के लिए रखता हो प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता उस चीज पे. Now let's try to read this section in English. What it says, sell not generally resigned by lien or stoppage in transit. So as far as we know कि दो राइट सेलर के पास होते हैं, एक राइट टू लियन एंड द सेकंड वन इज द राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट. राइट टू लियन की वो गुड्स को अपने पास अपने कब्जे में ले सकता है, अपने कब्जे में रख सकता है, और दूसरा कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कहीं पे भी वो गुड्स हो तो वो जाकर वहां पे उसे रुकवा सकता है या फिर बोलकर भी रुकवा सकता है. तो सेलर के पास ये दो राइट्स होते हैं, लेकिन ये दोनों राइट यूज करने का ये तात्पर्य नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था सेलर और बायर के बीच में वो रिसाइंड हो जाएगा, यानी कि वो रिवोक हो जाएगा, यानी कि वो कैंसिल हो जाएगा. ऐसा कहीं से भी जरूरी नहीं है. तो ये दोनों ही राइट सेलर के पास है, वो चाहे तो इसको यूज कर सकता है और उसका ये तात्पर्य नहीं निकाला जाएगा कि उससे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो कैंसिल हो जाएगा या कैंसिल कर दिया जा रहा है. उससे रिलेटेड ये सेक्शन है. तो इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है वो देखते हैं. सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, कि इसी सेक्शन के बाकी सब सेक्शन को ध्यान में रखते हुए अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसाइंडेड बाय द मियर एक्सरसाइज बाय एन अनपेड सेलर ऑफ हिज राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट. सो एज आई टोल्ड यू कि जस्ट बिकॉज सेलर जो है वो अपना राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जो कि दो राइट सेलर के पास हैं गुड से रिलेटेड, वो अगर वो सेलर यूज करता है तो उसका ये मतलब नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो रिजाइन हो जाएगा यानी कि कैंसिल हो जाएगा. What subsection 2 says, where the goods are of a perishable nature, कि जहाँ जो गुड्स है वो ऐसे नेचर का है जो समय के हिसाब से डैमेज हो सकता है. यानी कि आप एक बर्फ की सिल्ली ले लीजिए या फिर सेब ले लीजिए, आम ले लीजिए, कोई भी ऐसी चीज जो समय के हिसाब से क्षति जिसको पहुंचती है ना, तो उसमें किसी का भी कंट्रोल नहीं है. वैसे अगर वैसा कोई गुड्स है, ठीक है, वेयर द गुड्स आर ऑफ ए पेरिशेबल नेचर, ऐसे गुड्स जो पेरिशेबल नेचर के हैं, और वेयर द अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट गिव नोटिस टू द बायर of his intention to resell, the unpaid seller may, if the buyer does not within a reasonable time pay or tender the price, resell the goods with a reasonable time and recover from the original buyer damages from any loss occasioned by him occasioned by his breach of contract. तो जो भी गुड्स है जो कि पेरिशेबल नेचर का है, सेलर जो है वो इन्फॉर्म करेगा. सेलर जो है अपने दोनों राइट यूज कर सकता है वैसी परिस्थिति में, जो राइट ऑफ लियन है या फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, वो दोनों ही राइट यूज कर सकता है. और
सेलर बायर को ये भी इन्फॉर्म कर सकता है कि ये जो गुड्स है इसके बदले में मुझे पैसे नहीं मिले हैं, तो वो पैसा जो है आप मुझे दे दीजिए। और उसके नोटिफिकेशन के बाद, नोटिफाई करने के बाद, नोटिस सेंड करने के बाद भी अगर बायर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है, वो जो गुड्स है, क्योंकि वो पेरिशेबल नेचर का है, तो सेलर को उसको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज वो गुड्स जो है वो डैमेज होगा। तो ऐसी परिस्थिति में सेलर उस गुड्स को किसी और को बेच सकता है, लेकिन पहले उसे बायर को नोटिस देना पड़ेगा। बायर को नोटिस देगा, रीजनेबल टाइम देगा, उसके बाद भी अगर बायर नहीं सुनता है तो फिर वो रीजनेबल टाइम का यूज करते हुए उस गुड्स को किसी और को बेच सकता है। ऐसी ऑथोरिटी, ऐसा पावर जो है उसके पास रहेगा। इसको फिर से रीड करते हैं, दो फेजेस में इसको डिवाइड करते हैं क्योंकि सबसेक्शन लंबा है। वेयर द गुड्स आर ऑफ ए पेरिशेबल नेचर और वेयर द अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ lien और स्टॉपेज इन ट्रांजिट गिव्स नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल, the unpaid seller may, if the buyer does not within a reasonable time pay or tender the price, resell the goods within a reasonable time and recover from the original buyer damages for any loss occasioned by his breach of contract। इसी के साथ साथ सेलर जो है उसने बायर को बायर का गुड्स रोक दिया। सेलर की एक्सपेक्टेशन है कि बायर उसे पैसे देगा, सेलर नोटिफाई भी करता है बायर को, लेकिन बावजूद उसके बायर उसको पैसे नहीं देता है, तो सेलर उस गुड्स को रीसेल कर सकता है, किसी और को बेच सकता है, और बदले में जो भी नुकसान हुआ हो वो बायर से वो ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रेश क्रेट था सेब का, और बायर ने मुझसे वो परचेज किया। अब जब मैंने बायर से पैसा मांगा तो पैसा उसने नहीं दिया, तो मैंने डिलीवरी रुकवा दी। ऐसी परिस्थिति में मैंने वहां पर वो क्रेट जो है 7 दिन तक छोड़ दिया कि अब पैसे मिलेंगे, अब पैसे मिलेंगे, अब पैसे मिलेंगे। 100 रुपए का वो क्रेट था, पैसे उसने नहीं दिए। 7 दिन बाद मुझे दूसरा कस्टमर मिलता है, मुझे दूसरा बायर मिलता है, लेकिन अब वो मुझे 100 रुपए नहीं दे रहा है, अब वो मुझे 70 रुपए दे रहा है, क्योंकि टाइम के हिसाब से सेब भी थोड़ा सा डैमेज हुआ। तो जो 30 रुपए का जो मार्जिन है वो मैं बायर से एज एन डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। सो दिस इज व्हाट दिस पार्ट ऑफ दिस सबसेक्शन 2 इज सेइंग। ठीक है, उसके बाद breach of contract, but the buyer shall not be entitled to any profit which may occur on the resale। इसी के साथ साथ जो सेलर उस गुड्स को सेल आउट करता है और जो भी प्रॉफिट सेलर का होता है, बायर उसे क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास थी अपॉर्चुनिटी, सेलर ने नोटिफाई किया था लेकिन वो यूज नहीं कर पाया, तो अब वो किसी चीज का क्लेम नहीं ले सकता, उसमें कोई भी प्रॉफिट का क्लेम नहीं ले सकता है जब सेलर उसको फिर से रीसेल कर दे तो। If such notice is not given, notice is not given, the unpaid seller shall not be entitled to recover such damages, and the buyer shall be entitled to the profit, if any, on the resale। Now, for example, कि सेलर ने नोटिफाई ही नहीं किया बायर को, वैसी परिस्थिति में जब सेलर ने बायर को नोटिफाई नहीं किया और उसके बिना नोटिफिकेशन के ही उसने किसी और को बेच दिया, तो जो भी प्रॉफिट सेलर को हुआ है वो एज एन कंपनसेशन ले लेगा कौन? बायर। फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपए का क्रेडिट था और विदाउट इन्फॉर्मिंग बायर मैंने उसको किसी और को बेच दिया और उसको बेच के 100 रुपए ले लिए, तो ये जो 100 रुपए हैं, क्योंकि अब तो क्रेडिट चली गई है तो अब बायर कुछ नहीं कर सकता, वो जो 100 रुपए जो सेलर ने लिया बायर उसको क्लेम कर सकता है, उसको एज एन कंपनसेशन ले सकता है। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 2 का जो सेकंड वाला पार्ट है दैट इज सेइंग। बट टर्म एंड कंडीशन ये है कि सेलर जो है उसने विदाउट नोटिफिकेशन सेल आउट कर दिया हो। अगर उसने नोटिस के साथ सेल किया था तब तो प्रॉफिट जो है वो सेलर का ही होगा और बायर से कंपनसेशन भी ले सकता है, लेकिन अगर सेलर ने विदाउट नोटिफिकेशन सेल किया तो बायर जो है वो प्रॉफिट क्लेम ले सकता है सेलर से, और सेलर वैसा कर भी नहीं सकता। नाउ लेट्स सी व्हाट सबसेक्शन 3 इज सेइंग। वेयर एन अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ lien और स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल द गुड्स, कि जहां पर एक अनपेड सेलर है, अनपेड सेलर ऐसा सेलर जिसे पैसे नहीं मिले हैं जो गुड्स उसने सेल किया है, वो अपना राइट यूज करता है, जो राइट है उसके पास, राइट ऑफ lien और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, दो राइट्स उसके पास हैं, वो दोनों राइट यूज करते हुए वो गुड्स को किसी और को सेल कर देता है। वैसी परिस्थिति में द बायर एक्वायर्स अ गुड टाइटल देयर टू, तो जो सेकंड बायर है वो उसका एक बेहतर हकदार होगा इंस्टेड ऑफ फर्स्ट बायर के। तो फर्स्ट बायर ने पैसा नहीं दिया और सेलर ने सेकंड बायर को वो चीज बेच दी, अपना राइट ऑफ lien भी यूज किया, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट दोनों में से कोई सा भी यूज करके उसने उस गुड्स को, सेलर ने उस गुड्स को सेल आउट कर दिया किसी दूसरे व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को। अब वो तीसरा व्यक्ति जो है वो एक्चुअल में एक अच्छा हकदार माना जाएगा इंस्टेड ऑफ फर्स्ट वाला बायर जिसने पेमेंट ही नहीं की।
ठीक है. सो वेयर एन अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज his right of lien or stoppage in transit resell the goods, बेच देता है उस गुड्स को. द बायर एक्वायर अ गुड टाइटल, जो सेकंड बायर है जो उसको परचेज करता है वो एक गुड टाइटल उस पे गेन करता है देयर टू एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर, इंस्टेड ऑफ कि जो ओरिजिनल बायर के पास जो टाइटल था उससे अब अच्छा टाइटल होल्ड करता है कौन सा, तीसरे वाला बायर, नेक्स्ट वाला बायर. Notwithstanding that no notice of the resale has been given to the original buyer. और इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि जो दूसरा बायर है पहले इस बायर को दिया, इसने पैसे नहीं देते किसी और को बेच दिया, तो जो बाद में जिस बायर को बेचा सेलर ने, तो उसको जरूरी नहीं कि उसको इन्फॉर्म किया कि नहीं किया, ठीक है, रीसेल के बारे में, तो नोटिस दिया कि नहीं दिया. अगर बेच दिया तो टाइटल उसका ज्यादा अच्छा है, दैट्स इट. ठीक है, तो यहाँ लास्ट में क्लैरिफाई कर रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग दैट नो नोटिस ऑफ द रीसेल हैज बीन गिवन टू द ओरिजिनल बायर, और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ओरिजिनल बायर को उसने उस चीज का नोटिस दिया है या नहीं दिया है, बेचने का नोटिस दिया है कि नहीं दिया. Now let's try to see what subsection 4 wants to say. Where the seller expressly reserves, where the seller expressly reserves right of resale in case the buyer should make default. और जहां पर ऐसी परिस्थिति में जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्लेस करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्लेस होता है, और वहां पर सेलर ने स्पेशली क्लॉज डलवा दिया कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देते हैं तो देख लेना भाई, मैं ये जो गुड्स है ये मैं किसी और को बेच दूंगा. तो उसने क्लियरली ये चीज मेंशन करवा दी. वैसी वैसी परिस्थिति में एंड ऑन द बायर मेकिंग डिफॉल्ट, वैसी परिस्थिति में अगर बायर डिफॉल्ट कर जाता है, बायर अगर पेमेंट नहीं कर पाता है, रीसेल द गुड्स, सेलर जो है सेल को रीसेल कर सकता है. द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज देयर बाय रिसाइंडेड, और वहीं पर जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसाइंडेड हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो टाइटल हमने स्टार्ट किया था कि जस्ट बिकॉज द सेलर इज यूजिंग देयर राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट डजंट मीन कि कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन हो जाएगा. लेकिन इसमें जब सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं तो इसमें स्पेशली मेंशन कर देता है कि इस सेक्शन के बाकी पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना. तो बाकी पॉइंट्स को ध्यान में रखने का मतलब है सबसेक्शन 4 की बात हो रही है, जहां पर क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन हो रहा है, क्योंकि सेलर ने एक्सप्रेसली एक पॉइंट उसमें ऐड करवा दिया था कि अगर बायर पेमेंट नहीं दे पाता है तो वो उस गुड को कहीं और बेच देगा. ठीक है, सो वेयर द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व अ राइट ऑफ रीसेल इन केस द बायर शुड मेक डिफॉल्ट, एंड on the buyer making default resells the good, the original contract of sale is thereby rescinded. तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसाइन हो जाएगा, क्योंकि बायर ने पे नहीं किया, बायर डिफॉल्ट कर गया, और सेलर वैसा कर सकता है क्योंकि सेलर ने पहले बायर को बताया था, बट विदाउट प्रीजुडाइज टू एनी क्लेम विच द सेलर में हैव फॉर डैमेजेस. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का रिजाइन होना उसका ये तात्पर्य नहीं होगा कि सेलर जो डैमेजेस क्लेम कर सकता था उस नुकसान के लिए जो उसे हुआ क्योंकि बायर ने पैसे नहीं पे किए, तो जो भी नुकसान है वो सेलर तब भी क्लेम कर सकता है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट जो रिजाइन हो गया हो, रिजाइन मीन्स रिवोक हो गया हो या कैंसिल हो गया हो. तो कॉन्ट्रैक्ट भले ही कैंसिल हो जाए, लेकिन सेलर जो कंपनसेशन उसका बनता है वो ले सकता है, भले ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो गया. ठीक है, सो दिस वाज सबसेक्शन 4. अभी भी समझ में ना आए, इसको एक बार फिर से रीड कर लेंगे फॉर द बेटर क्लैरिफिकेशन. तब भी समझ में ना आए तो 3 से 5 बार रीड कीजिएगा, उसके बाद तब भी नहीं आता है तो ब्रेक करके इसको रीड करके समझ के देखिएगा, तब आ जाएगा. Now let's see section 54 shall not generally resigned by lien or stoppage in transit. What subsection 1 says, subject to the provision of this section, a contract of sale is not resigned by the mere exercise by an unpaid seller of the right of lien or stoppage in transit. What subsection 2 says, where the goods are of a perishable nature or where the unpaid seller who has exercised the right of the lien or stoppage in transit gives notice to the buyer of his intention to resell, the unpaid seller may, if the buyer does not within a reasonable time pay or tender the price, resell the goods within a reasonable time and recover from the original buyer damages for any loss occasioned by his breach of contract, but the buyer shall not be entitled to any profit which may occur on the resale. If such notice is not given, the unpaid seller shall not be entitled to recover such damages, and the buyer shall be entitled to the profit, if any, on the resale. What subsection 3 says, where an unpaid seller who has exercised his right of lien or stoppage in transit resell the goods, the buyer acquires a good title thereto as against the original buyer, notwithstanding that no notice of the resale has been given to the original buyer. What subsection 4 says, where the seller expressly reserves the right of resale in the case the buyer should make default, and on the buyer making default resell the goods, the original contract of sale is thereby resigned, but without prejudice to any claim which the seller may have for damages. So this was section 54. I hope समझ में ना आया हो. So that's it. Thank you.